Good morning. Good morning, Pritam. Where are the other students? पता नहीं। Morning, Nikita. Good morning, ma'am. Today we are going to deal a very important topic and the batchmates are late. We will wait for another 1 minute. Otherwise, we will start. तुम लोग ने सब पढ़ लिया था? निकिता, प्रीतम? सारा तो कवर नहीं हुआ मैम, बहुत सारा हो गया। हम थोड़ा चैप्टर का भी रिवीजन कर रहा था तो इसलिए मैम उसका आधा हुआ है और मैम जूलॉजी का भी आज क्लास है तो उसका भी रिवीजन कर रहा था, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक, जिस दिन जो पढ़ाया जाए उसी के साथ रिवाइज कर लिया करो, तो उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। फिर जब एक दिन आपके पास गैप हो तब स्टेप बाय स्टेप टाइम टेबल बना लो, उस अकॉर्डिंग फिर रिवाइज करो। Okay, let's begin our class. Jagriti? Morning. Yes, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Good morning. Start करें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So yesterday we saw about interface, है ना? So there are 3 phases in interface. Yes, ma'am. Okay. G1, S phase और G2. G2 phase. Very good. So I don't think that we need any further introduction about these phases. So we will just begin with the mitosis. और किसी को अगर कोई confusion है still, so we can discuss about interface. No, ma'am. Anybody? No, ma'am. Nikita, Manoj? No, ma'am. Good. तो अभी तक जो सेल था वो अभी तक जो सेल था, the cell was in preparatory phase, यानी कि वो इंटरफेस में था। इंटरफेस में आ गई आपकी 3 फेजेस, गैप 1 और Synthesis phase और gap 2 phase. सिंथेसिस एंड गैप 2। Yes, ma'am. गैप 1 में क्या हुआ?
कुछ इनिशियल आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया, सेल की ग्रोथ हुई सबसे पहले, सेल साइज इंक्रीज हुआ। गुड मॉर्निंग सानू। आप लोग से आई जस्ट वांट टू से ना कि जब क्लास तरीके से प्लीज ज्वाइन माय क्लास एट टाइम, ओके। आज हमारी सिर्फ वेट करने की वजह से वी हैव लॉस्ट ऑफ 5 मिनट्स। लॉग इन कर लिया कीजिए 8:20 पे, जिस टाइम भी क्लास हो एकदम टाइमली लॉग इन किया कीजिए, ओके। एंड पीपल नो आई एम नेवर लेट। Yes, ma'am. तो एकदम टाइमली स्टार्ट हो जाती है क्लास, तो फिर अदरवाइज फिर कंप्लीट करनी होती है, आपके दूसरी क्लास लगी होती है ना। चलो लेट्स डोंट स्पॉइल अवर मूड। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है सानू। और माइटोसिस स्टार्ट होने से पहले इंटरफेज आती है। इंटरफेज में आ रही है आपकी 3 फेजेस, G1, S और G2। हर फेज को क्रॉस करने के लिए वी हैव गॉट सम डिफरेंट चेक पॉइंट्स। जब सेल को पूरा यकीन हो जाए कि भाई ये फेज अगर G1 ठीक हो गई है तब वो S में जाएगा, S ठीक हो गई है तब वो G2 में जाएगा, अदरवाइज वापस रिटर्न होता है, रिपेयर होता है। और अगर जीवन में ये पता चल गया कि अब फर्दर उसे डिवीजन ही नहीं चाहिए तो वो एक क्वीसेंट स्टेज, G0 स्टेज में चला जाता है, ओके। उसके बाद माइटोटिक फेज आएगी, यानी कि आपका माइटोसिस आ जाएगा इंटरफेस ओवर होने के बाद। माइटोसिस फेज क्या होती है? माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होती है। कैसा डिवीजन होता है माइटोसिस? Ma'am, equational इक्वेशनल। division. इसका मीनिंग कोई आइडिया? इक्वेशनल डिवीजन का मतलब ये नहीं हो रहा है कि कट जा रहा है या कुछ हो जा रहा है। इक्वेशनल डिवीजन के मतलब है कि अगर ये सेल है, इस सेल के पास जितना भी कंटेंट है, पहले ये क्या करेगा? प्रॉपर्ली डबल करेगा उस कंटेंट को, फिर जब डॉटर सेल्स आएंगी तो उनमें इसका सेम कंटेंट जाएगा, ओके। यस मैम। तो अब हम लोग माइटोसिस की एक एक फेजेस देखेंगे, इंटरफेज का भी न्यूक्लियस देखेंगे। तो माइटोसिस, लाइक आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, कि माइटोसिस कहां पर होती है, कैसे सेल्स में होती है? माइटोसिस occurs in somatic cells. And what are these somatic cells? जर्म सेल को छोड़ के जितने भी सेल है हमारी बॉडी में वो सब सोमैटिक सेल है। जर्म सेल मींस sperm and the egg cell. Egg. Okay. So a cell nucleus divides to produce 2 daughter nuclei which contain identical sets of chromosomes as in parent cell. ठीक है। जब ये हो जाएगा देन उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, दैट मींस साइटोकाइनेसिस होगी। माइटोसिस का एक और रोल, ये सब करने के साथ साथ वो क्या कर रहा है, साथ में सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है ना, इसी के लिए तो माइटोसिस हो रही है। और सेल की ग्रोथ लाता है, रिप्लेसमेंट होती है, रिपेयर भी कराता है सेल की, and is also a method of asexual reproduction in unicellular organisms only. Okay. अब आ जाते हैं इंटरफेस पे। इंटरफेस तो ऐसे तो आपको सबको पता है कि G1, S, G2 है। इंटरफेस का न्यूक्लियस देखिए। अच्छा, जो तुम लोगों को कंफ्यूजन थी सेंट्रियोल्स और वो के न्यूक्लियस में है, किसको थी? कल प्रीतम बोल रहा था ना कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं सेंट्रियोल्स, है ना? नहीं मैम, वो तो अलग मैम, ये जो ऑर्गेनल हो जाएगा सेल ऑर्गेनल, सेंट्रल्स और सेंट्रोसोम। किसी ने तो बोला था मुझसे। नो मैम, मैं बोल रहा था, मेरे को कंफर्म नहीं था तो वो पता चल गया। पता चल गया? यस मैम, कर मैम देख रहे हैं। ओके।
अब हम सब ऑर्गेनेलीज को बनाएंगे नहीं, सिंपली ये रिप्रेजेंटेटिव है कि ये आपका दिस होल इज योर सेल विद अ पिंक बाउंड्री। तो सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर सेल है तो एक न्यूक्लियस भी होगा, जहां से हमें अभी माइटोसिस की स्टडी करनी है। ओके, न्यूक्लियस है और सेंट्रियोल की आप बात कर रहे थे, वो ये होता है। देख लिया सबने, न्यूक्लियस के बाहर है, दो सेंट्रियोल्स हुए, और सेल के अंदर क्या है, उसका साइटोप्लाज्म है, ये देखो तो ये क्या है, क्रोमैटिन नेटवर्क है, और न्यूक्लियोलस तो होगा ही। तो इंटरफेस में क्या है, सेल का साइज बढ़ रहा है, आपको क्रोमैटिन नेटवर्क नजर आ रहा है, ये दिखाया क्या है मैंने, न्यूक्लियस है ना। तो देखो इंटरफेस में एज वी ऑल नो सेल अपने साइज को इंक्रीज करता है, बड़ा करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो, दिस थिंग, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज इंटैक्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल इंटैक्ट है, और क्रोमैटिन नेटवर्क दिख रहा है। अब क्रोमैटिन नेटवर्क से आप क्या सोचते हैं कि क्रोमोसोम सारे पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स पड़े हैं, ठीक है, बट क्रोमोसोम्स स्टिल इन द क्रोमैटिन नेटवर्क आर इन द फॉर्म ऑफ, दे आर इन द पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स, दो दे अपीयर एज क्रोमैटिन नेटवर्क। ये मैंने डबल डबल करके बनाने की कोशिश की है, आपको पता चले कि ये क्रोमैटिड के फॉर्म में ही पड़े हैं एक दूसरे से ऐसे करके। सेंट्रियोल अपना डिवीजन स्टार्ट कर देंगे, सेंट्रियोल विल बिगिन टू डिवाइड। ये हो गया इंटरफेस। एवरीबॉडी इज नाउ क्लियर अबाउट इंटरफेस। आगे आ जाए एम फेस पे। पिक्चर हो गई आप लोग की, चल एम फेस। एम फेस एक बहुत ही डायनामिक फेस होती है। ओके, क्यों डायनामिक पीरियड होता है सेल का, बिकॉज जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके सेल में, उन सब का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में और डॉटर में सेम रहना है ना। तो इस चीज को पूरे को बैलेंस रखने के लिए भाई क्या होता, अगर वो सिंपली डिवीजन होता, तो अगर मान लो पेरेंट में है 46, तो डॉटर में हाफ हाफ कर देता, तो सेट बदल जाता। तो वो तो चीज होनी नहीं है यहाँ पे, इसको तो रखना है सेम, जितना उधर है पेरेंट में उतने ही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर में भी पहुंचाने हैं, इसलिए होगी यहाँ पर
प्रॉपर डबलिंग और फिर उनका हाफ। इसीलिए दैट इज व्हाई माइटोसिस का जो एम फेज होता है इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। अब दिस एम फेज और द माइटोटिक फेज is divided into 4 phases. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. very good. Anaphase and telophase. Let's begin with prophase. प्रोफेज क्या है? ऑब्वियसली अगर पूछा जाए कि एम फेज की फर्स्ट स्टेज क्या है तो प्रोफेज है। प्रोफेज किसके बाद आती है? आफ्टर एस एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। एस को भी हटा दिया जाए तो सिर्फ G2 के बाद प्रोफेज आ जाती है। ये बात समझ में आ रही है? अगर इंटरफेस को उसकी फेजेस में डिवाइड करके अगर हम बात कर रहे हैं G1, S और G2 तो प्रोफेज तो सीधे सीधे G2 के बाद आ रही है ना। ये तो हमें पता है कि ये एम फेज हमने डिवाइड कर रखा है, लेकिन एक्चुअली जो ये काम हो रहा है प्रोफेज वाला जो वर्क हो रहा है वो तो जो G2 वाले वर्क के बाद हो रहा है। ठीक है। अब एस फेज में तो डीएनए का क्या हो गया था? रेप्लिकेशन हो गया था। एस फेज में सिंथेसिस हुई थी डीएनए की। Yes, ma'am. ये चीजें सबको क्लियर है ना? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? No, ma'am. आ जा रही थी हर्षिता? No, ma'am. ओके, तो क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन तो एस फेज में हो गया था, बट अब क्या होना है? जो नए डीएनए बने हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो अभी भी एक दूसरे से इंटरवाइंड है। तो अब हम दिखाएंगे कि प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है। सेम वही आपका सेल मेम्ब्रेन, और जो ये प्रोफेज होती है ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एम फेज। ठीक है, एम फेज की लॉन्गेस्ट फेज। अगर कोई सेल सपोजली 24 आवर ले रहा है सेल डिवीजन के लिए, पूरे सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंटरफेस में ही रहता है। सिर्फ 1 घंटा उसमें से वो एम फेज को देगा, और उस एम फेज का जो प्रो फेज है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। ओके, Yes, ma'am. अब यहां पर क्या हो रहा है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई थी आपको, ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन कवरिंग है वो क्या होने लगी? Disintegrate. डिसअपियर होने लगी, धीमे धीमे डिसइंटीग्रेट होने लगी। ठीक, और सेंट्रियोल्स भी जो है इधर उधर जाने लगेंगे, और जो न्यूक्लियाई था वो भी डिसअपियर होने लगा। ये चीज समझ में आ रही है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस था, ये इसका न्यूक्लियोलस है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, और जो ये सेंट्रियोल्स थे इनके बीच में एक नेटवर्क सा आने लगेगा। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस फेज के बारे में। ये देखो,
ठीक है, अब क्या है ये जैसे दिखाया है, दिस इज अ पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स। ओके, तो सबसे पहले डीएनए का कंडेंसेशन होगा। डीएनए का कंडेंसेशन होगा तो प्रॉपर वो आपको अपने क्रोमैटिड्स के साथ नजर आने लगेंगे। देन क्रोमोसोम अपीयर एज पेयर ऑफ क्रोमैटिड ज्वाइंड बाय सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम की अगर बात करें प्रॉपर, जब डीएनए का कंडेंसेशन हो गया तो क्रोमोसोम दिखने लगेंगे अपने क्रोमैटिड्स जो उनके पेयर के साथ ज्वाइन कर गए हैं। कैसे? सेंट्रोमियर के थ्रू। यहाँ पे सेंट्रोमियर है, वहां पर से ज्वाइन करे हुए नजर आने लगेंगे। और आपको बताया कि न्यूक्लियोलस अपीयर होने लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि पूरा न्यूक्लियस ही एक तरह से डिसअपीयर होने लगेगा। तो एनिमल सेल में बात करी जाए तो जो ये सेंट्रियोल्स थे वो दोनों पहले यहाँ पर थे, वो अब दोनों एक डिफरेंट पोल की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। मींस सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टू ऑपोजिट पोल्स। ओके, अब जो सेंट्रियोल्स थे उनके बीच में क्या चीज निकलती है? माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगे सेंट्रियोल से। ये माइक्रोट्यूब्यूल का नेटवर्क बनने लगेगा तो किस चीज के स्टार्टिंग हो जाएगी? माइटोटिक स्पिंडल की बिगिनिंग हो जाएगी। ओके, तो cells at the end of prophase when viewed under the electron microscope do not show, क्या क्या अब नहीं दिखेगा प्रोफेज के एंड में? गोल्गी बॉडी या इस तरह की जो चीजें हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप, यस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सब चीजें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट द एंड ऑफ प्रोफेज डिमिनिश हो जाएंगी, दिखना बंद हो जाएंगी। अब आ जाते हैं मेटाफेज पे। अब मेटाफेज क्या है? एनी आइडिया? मेटाफेज, मेटाफेज में क्या हुआ? अब वहां पर तो सिर्फ डिसअपीयर होना स्टार्ट हुआ था ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये सब। Yes, ma'am. यहाँ पर प्रॉपर डिसअपीयरेशन हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का और बिगनिंग हो जाएगी आपके मेटाफेज की। These are the centrioles, वो दोनों ऑपोजिट पोल्स पे नजर आने लगे हैं। इनके बीच में क्या हो गया? एक स्पिंडल बन गया है ना। स्पिंडल बन रहा है। ये थे पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स थे, ये पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स ये पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स एक कैसे हो जाएंगे बताओ? लाइन अप हो जाएंगे। ठीक है,
अभी दिखाती हूँ तुमको प्रॉपर लिख के। ये आपको क्या था, सेंट्रियोल था, यहाँ से बन गया स्पिंडल, ठीक है। एंड ये जो लाइन दिखा रही थी मैं, दिस लाइन, ये दिस इज दिस थिंग, इस लाइन पे जो पता नहीं चल रही थी, दिस इज द मेटाफिजिक प्लेट। ये ऐसी लाइन होगी नहीं, बस मैंने आपके लिए बना दी थी। ओके, तो स्पिंडल फाइबर्स आ गए प्रॉपरली, सेंट्रियोल हो गया, मेटाफेसिक प्लेट पे क्रोमोसोम्स जाके अलाइन हो गए, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो चुका है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इन द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। अब क्रोमोसोम्स आर, अब ये जो क्रोमोसोम्स है वो कहां पर है, ये सब स्पिंडल था, कंफ्यूज मत हो जाना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां से आ गई, ये स्पिंडल ही बनाया है मैंने। तो अब सेल डायरेक्टली, जो ये पूरा आपका ये सेल के अंदर डायरेक्टली ही ये सब चीजें हैं, अब कोई न्यूक्लियस का वजूद नहीं रहा, ठीक है। द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और स्पिंडल का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, जब जो आपके क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन चल रहा था प्रोफेज में, वो क्रोमैटिड्स के साथ जो बन रहे थे हो रहा था, ये चीज ऐसे क्रॉस करके सेंट्रोमियर से अटैच होने वाली चीज, वो अब प्रॉपर कंप्लीट हो जाती है। मेटाफेज आते आते मींस द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय मेटाफेज and they can be observed clearly under the microscope। अब इस पर आ गया है एक क्वेश्चन, इसी बात पर क्वेश्चन ले लो भाई। क्वेश्चन ये है कि ये मान लो मैंने बनाया पेयर ऑफ क्रोमैटिड, ये तुम लोग को पता होता है कि दिस इज द सेंट्रोमियर, है ना, यही होता है ना सेंट्रोमियर। तो क्वेश्चन इज दिस, अभी बताती हूँ, अभी 1 मिनट में और बताती हूँ। तो क्रोमैटिड्स जो है, जो मैंने जैसे बताया, वो एक लाइन से आ गए, इक्वेटर पे आ गए, तो उस लाइन पे आने को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेजिक प्लेट। अगर ये भी बोल दिया जाए कि इक्वेटोरियल प्लेट पे किस फेज में क्रोमैटिड्स होंगे, तो ये समझ लेना कि मेटाफेज का ही दूसरा नाम है। तो मेटाफेजिक प्लेट तो ऑब्वियसली बात है सभी बता देंगे कि मेटाफेज में होगी, लेकिन इक्वेटोरियल प्लेट किस में होगी, वो भी मेटाफेज में होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ओके, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट है ना, न्यूक्लियोलस एब्सेंट, सेंट्रियोल्स दोनों एकदम ऑपोजिट पोल्स पे प्रॉपर। तो इस स्टेज पे क्रोमोसोम जो है, जो कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स से बना हुआ है, वो कहां से जुड़ा होगा, किस पॉइंट से, सेंट्रोमियर से जुड़ा होगा। अब सेंट्रोमियर से जुड़ने के लिए जहां पर से आके उनको स्पिंडल आके, ये कहीं ना कहीं देखो ये स्पिंडल आके जुड़ रहे हैं ना सेंट्रोमियर पे, ये बात दिख रही है कि क्रोमोसोम पे कहां पर आके जुड़ रहा है स्पिंडल, उनके सेंट्रोमियर से जुड़ रहा है। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कहां पर जुड़ता है एग्जैक्टली, तो जो ये सेंट्रोमियर होता है ना, उस पर बच्चों यहाँ पे लगे होते हैं डिस्क शेप के काइनेटोकोर, ठीक है, उस पे लगे हैं काइनेटोकोर। तो यहां पर आके आपका ये पूरा ये समझ लो सेंट्रोमियर का एरिया है, और ये जो स्पिंडल्स होते हैं तो यूं समझ लो कि यहाँ काइनेटोकोर से अटैच होते हैं।
समझ में आई बात? ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी 2016 में भी पूछा गया है. So at this stage, each chromosome is made up of two sister chromatids held together at the centromere. So small disc-shaped structures present at the surface of the centromeres are called as kinetochores. Kinetochores serve as the site of attachment of spindle fiber to the chromosome. So in each chromosome, one of the sister chromatid is connected by its kinetochore to the spindle fiber from one pole and the other chromatid through its kinetochore to the spindle fiber from the opposite pole. समझ में आई? एक सेंट्रियोल तो जाके एक तरफ से जो सेंट्रियोल से ये निकल रहा है, एक पोल की तरफ से एक काइनेटोकोर, एक सिस्टर क्रोमैटिड अटैच हो गया ये, और दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो इधर के साइड से अटैच होगी सेंट्रियोल के दूसरे पोल से. ये बात क्लियर हो गई? यस मैम. तो ये हो गया मेटाफेज कंप्लीट. अब आ जाओ जल्दी से एनाफेज पे. एनाफेज एक रैपिड फास्ट स्टेज होती है. यहाँ पे क्या होगा? अब स्पिंडल ने क्या काम किया था? जो सेंट्रियोल्स थे उनसे स्पिंडल फाइबर्स आए थे. यहाँ पर सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर आए थे और ये पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स थे. एक क्रोमैटिड ये, एक क्रोमैटिड ये, तब मिलाकर एक पेयर बना. इधर से निकल के जाके काइनेटोकोर पे एक अटैच था, इधर से काइनेटोकोर पे एक अटैच था. ये दोनों इसको पकड़ के अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे. अब जब खींचना शुरू होंगे, यहाँ पर तो अभी अटैच हुए थे मेटाफेज में, एनाफेज में आके वो खींचेंगे. तो जो सेंट्रोमियर से वो दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम का, वो स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पे एंड दे विल स्प्लिट इनटू टू. कैसे? आई विल शो यू. ये हो गया. So anaphase is a rapid stage. First thing. Then centromeres, each chromosome splits into two. Okay, फिर सेंट्रोमियर दो में हो गया. तब क्या हुआ? अब जो सेपरेटेड क्रोमैटिड्स हैं, पहले पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स थे, अब these separated chromatids are now called as chromosomes.
this, as I have told, they start moving to opposite pole. ओके, जब ऑपोजिट पोल पे जाने का मतलब है कि जो स्पिंडल फाइबर है वो कैसे इनको ऑपोजिट पोल पे लेके जाएगा, अपने फाइबर्स को छोटा, सेंट्रियोल से जो फाइबर निकले थे वो छोटे होने शुरू हो जाएंगे, जिससे इनको एक पुल मिलेगा और ये खिंच जाएंगे पोल्स की तरफ। तो split spindle fibers, shorten, कैसे अलग कर रहे हैं, छोटे होके, pulling and separating chromosomes, यानी कि क्रोमैटिड्स को अलग कर रहे हैं जिससे वो क्रोमोसोम बन रहे हैं। फिर क्या हुआ, एनाफेज का लेट स्टेज आ रही है। तो सब शुरुआत की बातें हो गई, तो लेट फेज आते आते, लेट एनाफेज आते आते, ईच पोल हैज वन सेट्स ऑफ क्रोमैटिड्स। ये बात समझ में आई? तो अब हर क्रोमैटिड के बाद अपना एक सेंट्रोमियर आ गया। सेंट्रोमियर आने से वो क्रोमैटिड इज नाउ कॉल्ड एज क्रोमोसोम। Hence these chromatids at pole grow now correspond to the chromosome of the daughter cell। अब ये समझो, ये ऐसे अगर मैं दिखा दूं कि ये अलग अलग हो गया, इधर वाला लेफ्ट वाला पूरा एक सेल के लिए चला गया और राइट वाला पूरे सेल की तरफ चला गया। अब क्या बचा, अब तो सब काम हो गया, अब सीधे सीधे आ जाएगी टीलोफेज। माइटोसिस तो बहुत आसान है, टीलोफेज आ गई। अब जब दोनों पोल पे अलग अलग जा ही चुके थे तो क्या हुआ, फिर से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी जो डिसअपियर हो चुकी थी पूरी, वो इट स्टार्टेड अपीयरिंग, है ना। ये हो गया, ये दोनों भी वापस पोल की तरफ वापस आ गए, जो दोनों आपके सेंट्रोमियर्स थे। ठीक है, सेंट्रियोल्स, सॉरी सेंट्रियोल्स। यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन appearing and this, अब फिर से ये क्रोमैटिन नेटवर्क की तरह हो गए। और इनका जो न्यूक्लियोलस था वो भी वापस आने लगा। और जो इनकी सेल मेम्ब्रेन थी उसमें क्या होने लगा, कंस्ट्रिक्शन। सबको समझ में आ रहा है कि चुप्पी क्यों हो गई?
बोर हो गए या समझ में आना बंद हो गया? नो मैम, आ रहा है। वो मैं तो डर गई कि मेरी साउंड भी आप लोग तक जा रही है कि नहीं, तुम लोग इतना चुप हो जाते हो। मुझे लगा कि हम मैं बस डायग्राम बना रहे थे। मुझे सडनली भी यही फील हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माइक म्यूट है और बच्चे कुछ सुन ही नहीं रहे। फिर क्या हुआ? ये सब हो गया। अब कोई एक्सप्लेन करेगा टीलोफेज को, जिसको जो भी समझ में आया हो? कौन एक्सप्लेन करेगा? हिमांशी नहीं करेगी। Yes, ma'am. Chromosomes separate, ma'am. They go to the opposite poles. जोर से बोलो थोड़ा। Chromosomes separate, ma'am. They go to the opposite poles. हम्म, And the nuclear envelope forms, like it assembles. started appearing. Yeah, and then other In organelles fact, also reappearing, है ना? reform. Yeah, other organelles like Golgi, are also reformed. नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। Yes, ma'am. अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि पूरा गोल्जी आ गया और सब हो गया। ऐसा हो गया? Okay, you're just asking about what happened, what you just told. हाँ, I was Like asking you about the normally about telophase. telophase. Yes, ma'am. Whatever I knew about telophase, I just told you. ओके, चलो अब मैं बताती हूँ, ठीक है? तो टीलोफेज में क्या हुआ? दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ एम फेज। chromosomes now they have reached to their respective poles। अब दोनों एक इस पोल पे चला गया था और दूसरा वाला दूसरे पोल पे चला गया था। कैसे चला गया था कि जब इससे पहले कौन सी फेज आई थी? टीलोफेज से पहले एनाफेज आई थी। एनाफेज में जो स्पिंडल्स निकले हुए थे दिस सेंट्रियोल से, वो शॉर्टन हो गए थे, उसने पुल किया था और अपने सेपरेट हो गए थे दोनों रेस्पेक्टिव क्रोमैटिड से अलग अलग। दोनों की तरफ एक एक सेंट्रोमियर प्रॉपर चला गया था और अब उन्हें वी आर कॉलिंग एज द क्रोमोसोम एट ईच पोल। अब जब वो दोनों चले गए उस पोल पे, तो फिर क्या हुआ? वहां से जाना शुरू हो गए थे। यहाँ दोनों टीलोफेज में आते आते द क्रोमोसोम रीच द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। एक बात ये हो गई। फिर अब यहाँ पर जो वहां पे जो प्रॉपर कंडेंसेशन हो गया था, यहाँ पे फिर से अनकॉइलिंग होने लगेगी। लेंथन एंड फॉर्म क्रोमैटिन नेटवर्क। लंबे होने लगेंगे ये क्रोमोसोम। देखो इसमें मैंने लंबे थोड़े बनाए थे। अनफॉर्म क्रोमैटिन नेटवर्क। स्पिंडल फाइबर्स जो बनी थी, ऑब्वियस सी बात है, अब नाउ द सेल डोंट नीड देम, तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ईच सेंट्रियोल, साथ ही साथ सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन हुआ है। तो ईच सेंट्रियोल इन एन एनिमल सेल रेप्लिकेट, क्योंकि दो होते हैं इसलिए दोनों पोल्स पे एक डबल डबल, मतलब एक तो जा ही रहा था, अगर प्रॉपर्ली आधा हाफ हाफ बढ़ता तो, और एक डबल होने के साथ साथ गया। तो ईच सेंट्रियोल इन एन एनिमल सेल रेप्लिकेट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर एंड आइसोलेट्स द टू न्यूक्लियाई। अभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई आइसोलेशन नहीं है एक्सेप्ट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने की वजह से ही बस दोनों अलग अलग एरिया में बढ़ गए हैं। जैसा कि हिमांशी ने बोल रही थी कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गए हैं, तो वैसा स्टार्टिंग हो जाएगी दोनों के फॉर्मेशन की। ठीक है, तो एनिमल सेल में एक फिर उसके बाद कंस्ट्रिक्शन आ जाएगा मिडिल ऑफ द सेल में। तो दिस टीलोफेज लीड्स टू साइटोकाइनेसिस।
ठीक है। टीलोफेज आपका एंड है ऑफ कैरियोकाइनेसिस। टीलोफेज मार्क्स द कैरियोकाइनेसिस एंड। Cytokinesis begins. Nuclear division finish यानी कैरियोकाइनेसिस फिनिश, साइटोकाइनेसिस शुरू। साइटोकाइनेसिस का मतलब अभी तक जो खाली न्यूक्लियस का सामान बट रहा था, साइटोकाइनेसिस मतलब अब प्रॉपर साइटोप्लाज्म भी बटेगा। Cytokinesis is a process in which the cytoplasm of a cell is divided into two more or less equal parts. It takes place after the nuclear division, that is after karyokinesis. Cytokinesis plant cell और animal cell में differ करेगी। In the case कि plant cell के पास तो एक cell wall भी थी और एनिमल सेल के पास थी सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, तो जेंटली उसने फरो बना दी, कंस्ट्रिक्ट कर दिया और दो सेल को अलग कर दिया। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होगा। बाय द मीन टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस जितने ऑर्गेनेलीज हैं वो सब अब ढंग से आ चुके हैं और ये आपका प्रॉपर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अच्छे वाला जो सही से एकदम लूज क्रोमैटिन था वो बन चुका है। ये दो सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं और ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। And this is the furrow in cell membrane. ये एनिमल सेल की बात हो रही है फरो मतलब बेटा। फरो मतलब फरो मतलब एक तरह की छोटी सी खाई, गड्ढा बनना, दोनों तरफ से कंस्ट्रिक्शन आना। ओके और अल्टीमेटली दो डॉटर सेल्स बन गए हैं। दोनों इक्वल साइज के होंगे, मेरे डायग्राम के ऊपर मत जाना। टू इक्वल डॉटर सेल्स होंगे, ठीक है। मोर और लेस सिमिलर साइटोप्लाज्म दोनों तरफ जाता है। ये हो गया एनिमल सेल में। अब सिंस ये प्लांट सेल में क्या हुआ, अच्छा प्लांट सेल में जैसे मैंने बताया था सेंट्रियोल तो होते नहीं है, तो सिर्फ एनिमल सेल का फीचर है, तो प्लांट सेल का क्लियर नहीं है, शुरू से मैं बता रही हूँ ये बात। लेकिन वहां पर भी ट्यूबुलिन नेटवर्क उसके सेल वॉल से निकलती है और उसके थ्रू दोनों क्रोमैटिड्स के बीच में स्पिंडल आता है और सेपरेशन होता है। प्लांट सेल में कैसे दो सेल डिवाइड होंगे, प्लांट सेल में वही सेम चीज है। दो न्यूक्लियस बन चुके हैं प्रॉपर, इनका क्रोमैटिन नेटवर्क है, इनके बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। तो क्या है अभी बताती हूँ। क्या था कि जो उनकी रिजिड सेल वॉल थी, प्लांट सेल की तो होती है एक रिजिड सेल वॉल, उसने साइटोकाइनेसिस को सिंपली फरो के थ्रू, कंस्ट्रिक्शन के थ्रू, इनर कंस्ट्रिक्शन के थ्रू उसमें अलाउ नहीं किया। उसकी जगह पे
जो उसकी जगह पे एक सेल प्लेट बनने लगती है मिडिल में। और ये प्रोसेस सेल प्लेट का ना लेट एनाफेज से ही शुरू हो जाता है। जो एनाफेज थी, जहां पे दोनों अलग अलग पोल्स पे जाना स्टार्ट हुए थे, वहां ही उसी फेज से ग्रेजुअली एक बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन शुरू हो गया था। दिस थिंग, यहाँ पर एक सेल प्लेट आने लगी थी। ठीक है, ओके। देन because of this cell plate formation in the middle of the cell during late anaphase, the cell starts to divide. अब spindle fiber do not disappear at the equatorial plate, okay, and form a cell plate. वहां पर क्या हुआ है एनिमल सेल में कि स्पिंडल डिसइंटीग्रेट हो गया पूरा। यहाँ पर सेल प्लेट बनी कैसे एक्चुअली, वो कैसे बनी कि जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो डिसअपियर ना होके इक्वेटोरियल प्लेट पे कलेक्ट हो गए हैं और सेल प्लेट को बना दिया है। और वही सेल प्लेट क्या रिप्रेजेंट करेगी, मिडिल लैमेला। मिडिल में आ रही है, दैट मीन्स मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स। अब ये हो गया एक स्टेज। अब इसमें क्या हुआ, तो ये सेल वॉल आने लगेगी, यानी कि मिडिल लैमेला ही था जो रिप्रेजेंट करा रहा था। ओके, ये प्रॉपर आपके दोनों नेटवर्क क्रोमैटिन्स ये सब प्रॉपर। अब ये जो मिडिल लैमेला के थ्रू सेल वॉल हो रही थी, ये एक था स्टेज, ये दो था स्टेज। अब थर्ड स्टेज में मैं इसी पे दिखा दे रही हूँ। अब थर्ड स्टेज में प्रॉपर एक सेल वॉल आ जाएगी इन दोनों के बीच में, बस दैट्स इट। ये हो गया, सेल वॉल पड़ गई प्रॉपर से बीच में। अब ये बात हो गई उन सेल की जिनको होना है दो अलग अलग में डिवाइड। कुछ सेल्स कहते हैं भाई नहीं, मुझे तो नहीं अलग होना, मुझे तो पूरी टीम बना के रहना है अपनी, मैं तो अलग जाऊंगा ही नहीं। उनमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस हो जाती है। लेकिन साइटोकाइनेसिस जब वो मना ही कर रहे हैं, जब उनको अपना एक समुद्र बनाना है पूरा, तो वो मना कर रहे हैं, तो साइटोकाइनेसिस तो होगी नहीं। तो उन सेल्स के रिजल्ट में क्या होता है, एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है। ठीक है,
when no cytokinesis, then a multinucleate condition arises and this results into क्या कहते हैं syncytium SYNCYTIUM और ये syncytium जो आपने कोकोनट जो आपका ड्रूप है कोकोनट जो खाते हैं उसके जो खाते हैं और जो पीते हैं वो दोनों होता है कोकोनट का क्या एंडोस्पर्म ठीक अच्छा दोनों एंडोस्पर्म होता है अब अल्टीमेटली जो खाते हैं यानी कि कोकोनट मीट कोकोनट फ्लैश उसमें एंडोस्पर्म कुछ अलग तरह से डिवाइड करता है सेलुलर एंडोस्पर्म डिवीजन होता है उसमें और जो उसका लिक्विड होता है उसका एंडोस्पर्म कुछ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डिवीजन के थ्रू डिवाइड करता है वहां पर एक लिक्विड जो रह जाता है जो आपके कोकोनट मिल्क या कोकोनट वाटर के लिक्विड की बात हो रही है दैट इज syncytium ओके माइटोसिस क्लियर टू एवरीबॉडी जो एनिमल सेल में माइटोसिस होती है वहां पर क्या होता है सेंट्रियोल बोलो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं और जो प्लांट सेल में माइटोसिस होती है वहां पे सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में सेंट्रियोल से निकलती है एस्टर्स प्रॉपर तो वहां पे एस्टर रेज बनेंगी प्लांट में नहीं बनेंगी एनिमल सेल में कोई सेल प्लेट नहीं बनती है वहां पे फरो बनती है प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है माइटोसिस एनिमल सेल में थ्रू आउट द बॉडी है ना सब सोमैटिक सेल्स में होती है एक्सेप्ट जर्म सेल छोड़ के और प्लांट सेल में माइटोसिस कहां पर होगी ओनली इन मेरिस्टम्स ओनली इन मेरिस्मेटिक टिश्यूज जहां पे सेल ग्रोथ होनी होती है सेल साइज बढ़ना होता है प्लांट सेल में सिर्फ वहीं पर होती है माइटोसिस नंबर जहां पे सेल बढ़ाने होते हैं सो माइटोसिस की सिग्निफिकेंस ये देखो सारी स्टेजेस थी माइटोसिस की सब समझ में आ गई है ना सबको माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है एक सिग्निफिकेंस is same number of chromosome as the parent cell है ना और सेल में सेम हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो उनके पेरेंट्स के पास थी वही सेम इंफॉर्मेशन नो वेरिएशन इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो ये चीज क्या प्रोवाइड करती है एक पॉपुलेशन को जेनेटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि जैसे पेरेंट्स वैसे ही ऑफस्प्रिंग्स चलो अब मेयोसिस पर आते हैं मेयोसिस कहां पर होती है जब प्लांट्स में या एनिमल्स में किसी में भी क्या क्या होगा गैमीटोजेनेसिस है ना यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल्स में
When gametes form, very good, Jagriti. तो ड्यूरिंग मियोसिस अ डिप्लॉयड सेल, वहां पर तो क्या हो रहा था कि बस इक्वेटोरियल डिवीजन था, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी अलग है। ड्यूरिंग मियोसिस, अब थोड़ी देर के लिए माइटोसिस को अपने माइंड से एकदम भूल जाओ, मियोसिस को फ्रेश समझो, और फिर धीमे धीमे कंपेयर करना और फिर कंफ्यूज होना स्टार्ट करना, जैसे तुम लोग कल बोल रहे थे कि सब पहले तो समझ में आते हैं और फिर सब मिक्स हो जाता है। अब इस पर मिक्स मत करना। थोड़ी देर के लिए बस वो माइटोसिस वाली जो टोकरी है जो ब्रेन में गई है अभी, उसको बस थोड़ी देर कहीं साइड पे रख दो और सिर्फ अब मियोसिस लिखो। So during meiosis, a diploid cell, diploid मतलब 2n, undergoes 2 successive division to give rise to 4 haploid daughter cells. जो 2n वाला पेरेंट है वो क्या बनाएगा, उसको 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाएगा। अब क्यों बनाएगा भाई, अब भाई देखो, अगर ह्यूमन फीमेल कोई देखो तो एक्स एक्स है, अब वो पूरा एक्स एक्स अगर डॉटर में दे देगी तो फिर तो वो कुछ अलग ही सीन हो जाएगा ना, और फिर फादर की तरफ से एक्स वाई आ गया तो वो तो कुछ और चीज ही बन जाएगी। इसीलिए वो एक्स वाई पहले क्या होंगे, वो उनमें हो जाएगा एक रिडक्शन डिवीजन, एक्स वाई अलग अलग हो जाएंगे, इधर के भी एक एक एक्स एक्स अलग अलग होने। अब अगर वो ऐसे हाफ कर देगी तो फिर कैसे चलेगा, तो इसलिए पहले डबलिंग होगी फिर हाफ होगा, इस तरह के कुछ स्टेप्स चलेंगे। तो अल्टीमेटली 4 हैप्लॉइड्स होंगे और फिर जब वो हैप्लॉइड्स जाके मिक्स होंगे तो फिर से डिप्लॉइड हो जाएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ जर्म सेल की स्टोरी है। पहले रिडक्शन होगा और बाद में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर से डिप्लॉइड बन जाता है। तो फर्टिलाइजेशन में डिप्लॉइड सही स्टेज से चल सके, इसलिए ये रिडक्शन डिवीजन, ये मियोसिस डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉटर सेल्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड गैमीट्स। मेल गैमीट्स यानी कि स्पर्म एंड फीमेल गैमीट्स मींस ओवम। तो गैमीट्स कंटेन ओनली half the number of original chromosome, and इसी वजह से meiosis is also called as reductional division. क्यों हो रही है पहले हम ये तो समझ ले, क्योंकि डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स पहुंच रहे हैं वो हाफ पहुंच रहे हैं, फ्रॉम डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड। फिर मियोसिस क्या स्टेजेस इन्वॉल्व करेगी, जैसे मैंने अभी बताया कि सिंपली पहले डुप्लीकेशन कराएगी क्रोमोसोम्स का बाय 2 सक्सेसिव डिविजन्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल जो क्रोमोसोम्स है they have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase of interphase. Meiosis 1 तब इनिशिएट होगी, इंटरफेस इधर भी आ रही है उसी तरह की, तो एक इंटरफेस आती है। तो इंटरफेस में यहाँ पे जो इंटरफेस आई, जो एस फेज आया, वहां पे जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स थे वो हो गए हैं सब रेप्लिकेट। जैसे वहां पर भी रेप्लिकेशन हुआ था वैसे यहाँ पर भी पेरेंटल क्रोमोसोम्स का हो गया है एस फेज में रेप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद अब मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तुम लोग जब तक क्या करो, I am giving you people a 2-minute break, okay? तुम लोग जब तक क्या करो, अपना पूरा माइटोसिस रिवाइज करके रखो
आई एम गिविंग यू पीपल अ 2 मिनट ब्रेक, और फिर इस 2 मिनट के ब्रेक के बाद वी विल कंटिन्यू विद मियोसिस 1. ओके एवरीबॉडी, 2 minutes only. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके, सब वापस आ गए? Yes, ma'am. सब लोग आ गए हैं? स्टार्ट करें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, मियोसिस 1. अब मियोसिस 1 कब स्टार्ट हो रही है? जब पेरेंटल क्रोमोसोम्स एस फेज में रेप्लिकेट हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एस फेज में आ चुकी हैं. ओके, अब देख लेते हैं थोड़ा सा स्टेजेस ऑफ मियोसिस. छोड़ो स्टेजेस, सबको पता है, हम लोग सीधे मियोसिस 1 करते हैं, ठीक है. तो चलो, मियोसिस 1 में इंटरफेस. इंटरफेस आई. इंटरफेस में क्या हुआ? इंटरफेस आई. इंटरफेस में क्या होगा? ऐसा कुछ होगा. अच्छा, साइज में इंटरफेस क्यों सेल बढ़ता है? इंटरफेस में सेल साइज इसीलिए बढ़ता है कि हर चीज का रेप्लिकेशन हो रहा है, हर चीज डबल हो रही है, ज्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, तो भाई उतना सारा लोड लेने के लिए सेल को भी तो बड़ा होना पड़ेगा. क्यों? मेरी Yes, बात ma'am. सही लगी? ये तो हो गए सेंट्रियोल्स. चल, तो उसी तरह से कुछ रहेगा. और ये वही चीज बार बार लिखने की क्या जरूरत है ना? न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये इनका आपका ऐसे है कुछ डीकंडेंस, अनकॉइल्ड, ठीक है. ये अनकॉइल्ड चीज क्या है? क्रोमैटिन नेटवर्क. Okay. Interphase is physiologically the most active stage. Nuclear membrane, everybody knows nuclear membrane रहेगी यहाँ पर intact. Nuclei एकदम prominent, ठीक.
तो मोस्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेटेड, सारा डीएनए रेप्लिकेट हो गया। लेकिन सारा हो जाएगा ऐसा हो सकता है? कुछ तो कमी रह जाती है। तो जब कुछ कमी रह गई वो कहां तक खिंच जाएगी? प्रोफेज 1 तक वो बात चली जाएगी। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द डीएनए इज रेप्लिकेटेड, सम इज डिलेड and prolongs into prophase 1. The chromosome are in the form of pair of chromatids. Pair of chromatids में ही है, लेकिन they are appearing as chromatid network. अब प्रोफेज 1 पे आ जाते हैं हम लोग। Meiosis 1 we are studying. Meiosis 1 में पहले हमने देखी इंटरफेज और उसके बाद अब उसकी प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को बच्चों बांट दिया गया है 5 स्टेजेस में। लेप्टोटीन, बोलो बोलो बोलो, साथ में बोलो। Zygotin, Pachytin, Diplotin, Dikinase. Very good. Pachytine, Diplotin, and Dikinase. Diakinesis. Very good. तो ये 5 स्टेजेस हुई। अब हम लोग कौन सी स्टेज पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज 1 की लेप्टोटीन। एक एक स्टेज बाय स्टेज देखेंगे कि हर स्टेज में क्या हो रहा है। सेल है और ये सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंड ऑफ कोर्स दिस इज न्यूक्लियस। ठीक, कुछ समझ में आया? जो क्रोमैटिन नेटवर्क था बच्चों, उससे अब बोला क्रोमोमेयर। क्रोमोमेयर के क्या है बीच में? सेंट्रोमेयर। ठीक है, ये कैसे हैं? ये बीडेड स्ट्रक्चर्स हैं। मैंने बनाया ना ये करके थोड़ा। तो जो क्रोमोसोम है वो शॉर्टन हो गया, विजिबल हो रहा है जैसे कि सिंगल स्ट्रैंड हो, इस तरह से दिख रहा है लाइट माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे। लेकिन जब उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया अच्छे से, तो वो पता चला सबको कि वो कोई सिंगल स्ट्रैंड नहीं था, वो है वही पूरे 2 स्ट्रैंड्स, लेकिन एक दूसरे में इतना मिक्स है कि वो बीडेड स्ट्रक्चर की तरह से दिख रहा है, इसीलिए वहां पे क्रोमोमेयर बोल दिया गया है उससे। और क्या हुआ? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो अभी भी प्रॉपर इंटैक्ट है, न्यूक्लियाई भी पूरा ठीक ठाक है। अभी सिर्फ इतना हुआ है लेप्टोटीन में काम। और लेप्टोटीन पूरी जो चलेगी, उस पूरी लेप्टोटीन में जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनका पूरी लेप्टोटीन पूरे स्पेस में कॉम्पैक्शन कंडेंसेशन चलता रहता है।
लेप्टोटीन में एक ही काम हमने देखा जो थोड़ा अलग हुआ, वही कि बीडेड स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बन गया, अगर हम जनरल अपने नॉर्मल टर्म में बोले तो। फिर आ गई जाइगोटीन, ये सेकेंड फेज है ना। ये थी लेप्टोटीन, फर्स्ट फेज। जाइगोटीन में क्या है, जाइगोटीन में ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना। मैंने एक चीज नहीं बनाई थी यहाँ पे, नहीं बनाए थे ना। तो जाइगोटीन में क्या हुआ, कि सेल मेम्ब्रेन है और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये पूरी चीज है, और ये कुछ न्यूक्लियोलस जो है उसका वो डिसअपियर हो रहा है ना। यहाँ पे न्यूक्लियोलाई बोला जाता है, टेंड टू डिसअपियर। ये जो स्टेजेस चल रही हैं इनमें सब में न्यूक्लियोलस को न्यूक्लियोलाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और क्या चीज एक हो गई, क्रोमोसोम जो थे उनकी थिकनिंग हो गई और शॉर्टनिंग हो गई। जितना वो भाई कॉइल, किसी भी चीज की देखो एक लंबाई होती है, किसी भी चीज की एक लेंथ होती है, तो जितना वो इस तरह से कुछ यूं 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 कंडेंसेशन होता जाएगा, तो भाई लेंथ तो उतनी है ना, तो शॉर्टनिंग भी होती जाएगी उसी के साथ। यहाँ पर ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई, ये क्या है, होमोलॉगस पेयर है। और ये उनका सेंट्रोमियर, और इन दोनों को जब पूरा दोनों को इकट्ठे कहा जाए, देखा जाए, तो ये क्या है, ये बाइवेलेंट। बताती हूँ अच्छे से। शॉर्टन होने लगे क्रोमोसोम, ओके। अब जब शॉर्टन होने लगे क्रोमोसोम, तो बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल, ये कब हो रहा है, इंटरकोर्स के बाद हो रहा है ये स्टेज। तो इसमें मैटरनल भी आया और पैटर्नल भी आ गया है एक सेल। तो जो मैटरनल की तरफ और जो पैटर्नल वाला है, दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, दे जस्ट पेयर अप। Paired homologous chromosome seen as bivalent or a tetrad. With pairing process called synapsis occurs. ठीक है, जो पेयरिंग प्रोसेस है
वो शुरू हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे इसको बोला गया है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जब देखा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इनकी स्टेज देखी गई तो देखा क्या गया कि क्रोमोसोम साइनेप्सिस is accompanied by the formation of a complex structure, this synaptonymal complex। वो स्ट्रक्चर है कि जो क्रोमोसोम्स है वो थिकन हो गए हैं और शॉर्टन हो गए हैं, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो रहा है, और क्या है कि जो लेप्टोटीन है और जाइगोटीन है ये दोनों ही शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है एज कंपेयर टू पैशिटीन। इसमें जो पैशिटीन आती है वो लंबी चलती है थोड़ी। तो बस इतना ही काम हो रहा है कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या बाइवेलेंट की तरह से फॉर्मेशन जब आइए आप पैशिटीन पे। meiosis 1। अब यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन होना है ना पहले तो, कॉम्बिनेशन होने का मतलब ये पेरेंट, एक पेरेंट वाला और ये दूसरे पेरेंट वाला। ये सेंट्रियोल्स भी अलग अलग पोल्स पे देखो जाना शुरू हो गए हैं। और ये जब रिकॉम्बिनेशन हो क्या बोला गया, क्रॉसिंग ओवर। पैशिटीन में क्या हुआ, दिस स्टेज। अच्छा एक और चीज देखी किसी ने अभी तक ध्यान दिया कि जो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा था, यहाँ पे कहीं न्यूक्लियोलस नहीं दिखा है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, लेकिन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका है पैशिटीन आते आते। तो दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ये जो ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है इसको रिप्रेजेंट करा जा रहा है। ओके, तो sites at which crossing over occur between the non-sister chromatid of the homologous chromosome, वहां पर उन्हीं साइट्स पे जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है वहां पे बन रहे हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ओके, वेट अ सेकंड। साइट्स जिन पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है वहां पे बन रहे हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। फिर क्या हुआ, जो क्रोमोसोम्स थे दोनों होमोलॉगस पेयर के, जो बाइवेलेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो एक दूसरे से ट्विस्ट हो जाएंगे, स्पाइरल ट्विस्ट, जैसे डीएनए का डबल हेलिक्स देखते हैं उस तरह से दे विल ट्विस्ट स्पाइरली अराउंड ईच अदर एंड नाउ दे अपीयर एज टेट्राड्स। क्योंकि चार टाइप की चीज आ रही है, नाउ दे अपीयर एज टेट्राड्स। क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर
occurs. तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना, बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? जब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनने, स्पाइरल हो गया, तो जब सब कुछ हो गया है तो क्रॉसिंग ओवर भी होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में। क्रॉसिंग ओवर होगी यानी कि इसकी वाली जेनेटिक इंफॉर्मेशन कुछ इधर शेयर हो जाएगी, इधर वाले क्रोमोसोम की जेनेटिक इंफॉर्मेशन कुछ दूसरे वाले की तरफ शेयर हो जाएगी। तो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होता है, और जो एंजाइम इस क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व होता है दैट इज रिकम्बिनेज। याद कर लो बच्चों। जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो क्या है? रिकम्बिनेज। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ करस्पॉन्डिंग क्रोमैटिड सेगमेंट्स, न्यूक्लियोलाई प्रॉपर डिसअपियर, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। पैसिटीन समझ में आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है पैसिटीन आते आते? अभी तक सबका स्मूथ चल रहा है ना मियोसिस 1? बोलो बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक एक्सचेंज, रिकम्बिनेज, ठीक, सब कुछ ठीक यहां तक? तो पैसिटीन हो गई। पैसिटीन के बाद आ जाएगी डिप्लोटीन। अब यहाँ पे जैसे मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था ना, ये दोनों सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स की निकलना शुरू हो चुका है, तो डिप्लोटीन में वही काम होगा। और यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और इनसे प्रॉपर ये निकल रहे हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं ना सेंट्रियोल से। ये क्या चीज थी इधर जो दिखाते हैं? ये एस्टर है। ये और एक ये इधर दूसरे वाले होमोलॉगस पेयर में कैसा था? एक ये और एक ये और एक ये। यहाँ पे देखा कहीं कुछ पॉइंट पे आके अटैच हुए? देखा? समझ में आया? ये दोनों आके एक सर्टेन पॉइंट पे एक दूसरे को टच हो रहे हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये तो सेंट्रोमियर है, मैं लिख दे रही हूँ। जो पॉइंट पे अटैच होते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज काइज़मेटा। याद आया आप लोग को कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. काइज़मेटा क्या होते हैं? जहां पर एग्जैक्टली क्रॉसिंग ओवर हुई है ना। तो ये ग्रीन दिखा रहा है ये 4 में, और इधर ये रेड वाला दिखा रही हूँ 4 में। ये एक क्या है? क्रोमोसोम है जिसके 2 क्रोमैटिड्स लगे हुए हैं एक साथ, है ना, 2 क्रोमैटिड्स। तो अल्टीमेटली जैसे उधर माइटोसिस में सेपरेशन हुआ था वैसे ही अब इधर भी होगा, और इधर होने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ मियोसिस 1 में है। तो अभी सिर्फ यहाँ पर क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर हो गई। तो डिप्लोटीन में क्या क्या होता है चलो देखते हैं एक बार। डिप्लोटीन में
इससे पहले जो स्टेजेस आई ये वाली जाइगोटीन, यहां तक पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक ठाक है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगा था। जाइगोटीन के बाद पैशिटीन आई, यहाँ पर भी पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक ठाक है, न्यूक्लियोलस गायब हो चुका है, रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स बन रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर हो गया है। डिप्लोटीन आई, यहां पर अब जो बचा हुआ था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाली चीज वो भी धीमे धीमे डिसअपियर होने लगी है, और जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था उसका डिसोल्यूशन होने लगा। पहले तो भाई वो एक कॉइल बन के आ गए थे ना, पैशिटीन में तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था प्रॉपर, ये इकट्ठे हो रहे थे, फिर कॉइल यहाँ पर जाइगोटीन में, और फिर पैशिटीन में पूरा कॉइल हो गया, पूरा एक साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की तरह ये अपीयर हो गए थे। अब डिप्लोटीन की जो बिगिनिंग है इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ synaptonemal complex and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent from each other except at the site of crossing over. तो जो साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर होती है वो होती है काइस्माटा। काइस्माटा क्या है? साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रही है? एग्जैक्ट क्रॉसिंग ओवर जो है वो पैशिटीन में हो जा रही है ना। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यहां बना, तो यहां बना साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बन के खत्म नहीं हुआ है, पैशिटीन तक वो रहा, और यहाँ प्रॉपर और अच्छे से रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स बने, स्पाइरली दोनों क्रोमोसोम्स रहे, क्रॉसिंग ओवर हो गया। जब पैशिटीन के बाद मैंने डिप्लोटीन में बताया ये कि जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया था उसके बाद जो क्रॉसिंग ओवर हो गया था, अब जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से धीमे धीमे दूर हो रहा है, वो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अब खत्म हो रहा है, और दोनों क्रोमोसोम्स अभी भी अटैच है एक दूसरे से, वो अटैच है एक दूसरे से द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर पे, उस साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर के वो बोलते हैं काइस्माटा। बात अब समझ में आ गई? यस मैम। वेरी गुड, तो ये चीज हो गई। बाइवेलेंट से एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे क्रोमोसोम, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही काइस्माटा पे ज्वाइन रहे, एक ही पॉइंट हो, ऐसा किसी किसी में होता है कि 2 पॉइंट से ज्वाइंट हो जाता है तो 2 काइस्माटा आ जाएंगे। काइस्माटा आर द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब आ जाएगी इसकी 5th स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। प्रोफेज को तो हमने बांटा था 5 स्टेजेस में, 5th स्टेज क्या है? डायकाइनेसिस। ये प्रोफेज 1 की फाइनल स्टेज होगी ना? यस मैम। तो इसमें क्या हुआ? क्रोमोसोम्स अब फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे एंड द मेयोटिक स्पिंडल इज assembled to prepare the homologous chromosomes for separation. काइस्माटा का टर्मिनेशन हो जाएगा और जो फर्दर रिपल्शन होगा वो बाइवेलेंस बना लेगा एक पर्टिकुलर शेप के, as they are still connected with specific points. Homologous chromosomes start moving towards equator. धीमे धीमे अब वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आने लगेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी होगी, सेंट्रियोल पोल्स की तरफ प्रॉपर माइग्रेट करने लगेंगे, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन तो चल ही रहा है, और पूरा डायकाइनेसिस आते आते पूरा न्यूक्लियोलस और जो एरिया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब प्रॉपर फिनिश हो जाएगा डायकाइनेसिस के एंड आते आते। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा लगेगा डायकाइनेसिस का। यहां बना दे रही हूं।
सेम स्ट्रक्चर है बिल्कुल। और ये जो यहाँ से सेंट्रियोल का निकलना है, स्पिंडल्स बन रही है ना। ये हो गई डायाकाइनेसिस। अब डायाकाइनेसिस फिनिश, प्रोफेज 1 फिनिश। अब आ जाती है बात मेटाफेज की। मेटाफेज के बाद आएगा एनाफेज, टीलोफेज और फिर इंटरफेज। तो मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में और पूरे अच्छे से वो एकदम इक्वेटर पे आ जाएंगे। अब ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है, जो इनका पेयर है वो पूरा एकदम से इक्वेटर पे आ जाएगा। और जो सेंट्रियोल्स है वो दूर दूर अपार्ट हो ही चुके हैं, अच्छे से स्पिंडल फाइबर खींच जाएगा। फिर अब वो स्पिंडल फाइबर पे अटैच हो जाएंगे और फिर टीलोफेज आते आते जैसे उधर हुआ था कि फरो बनेगी और दोनों अलग हो जाएंगे। ये हो जाएगी मियोसिस 1 कंप्लीट। मियोसिस 1 कंप्लीट होते होते इंटरफेज आएगी। इंटरफेज किस चीज की? मियोसिस 2 शुरू होने की। मियोसिस 1 खत्म करके मियोसिस 2 शुरू होने के लिए इंटरफेज आ जाएगी। अब इस बार जो इंटरफेज आएगी उस इंटरफेज को बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज 2 जो आएगी उसको इंटरकाइनेसिस बोला जाएगा। ये इंटरकाइनेसिस क्या होगी? ये स्टेज होगी बिटवीन मियोटिक डिविजन्स, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एस फेस नहीं आएगी। फिर से मियोसिस 2 जो आएगी उसमें कोई एस फेज नहीं आएगी, यानी कि अब कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डीएनए का रेप्लिकेशन? बताओ। क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन तो ऑलरेडी मियोसिस 1 में हो चुका है ना। यस मैम। तो फिर मियोसिस 2 शुरू हो जाएगी। अब सेल में तो फरो ऑलरेडी आ ही चुके हैं, टीलोफेज आते आते मियोसिस 1 के। तो जो मियोसिस 2 होगी उसमें सिंपली क्या होगा? सेल अलग अलग होने का प्रोसेस होगा। तो प्रोफेज 2 में ये चीज हो जाएगी। फिर उसका मेटाफेज 2 आएगा। वहां पर क्या होगा? फिर से दोनों सेंट्रियोल्स दूर दूर चले जाएंगे। अब ये क्या है ना, एक्चुअली जो मियोसिस 2 है वहां पे सेल बढ़ गए। तो अब दोनों सेल्स के पास अब रह गया पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अलग अलग चला गया। और ये चलेगी बिल्कुल अब माइटोसिस की तरह से। और अब यहाँ पे फर्दर जैसे माइटोसिस में एक एक स्टेप हो रहा था ना, दोनों खींचेंगे पोल्स की तरफ। फिर से स्पिंडल छोटी होती चली जाएगी, फिर से फरो पड़ेगी टीलोफेज आते आते फिर से वो दोनों टूट जाएंगे। तो पहले एक बार टूटे फिर दोबारा टूटे, तो अब इस तरह से 4 हैप्लॉइड सेट्स बन जाएंगे। तो ऐसे आपकी मियोसिस एंड हो जाएगी, जिसको पूरा अच्छे से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? मैम परसों संडे को ना? मैम संडे शाम को संडे तो सब लोग अच्छे से आइएगा, जितना पढ़ा दिया है उसको पढ़कर आइएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे। अच्छा, टेस्ट दे दिया है सबने? मैम कल है ना? कल है नहीं, वो पहले वाला जो टेस्ट था वो दे दिया? पहले वाला मैम दे दिया। हाँ यस मैम, पहले वाला मैम दे दिया था सैटरडे को। ओके, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी मीटिंग के बाद आप लोग की सारी टेस्ट वाली? मैम कौन सी?
जो टेस्ट आप लोग अपलोड नहीं हो पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो सब ठीक हो गई थी, फिर आपने टेस्ट दे दिया ना सबने जो होने वाला था सेकंड टेस्ट? मैं और दीपक तो मैम दो दे देते मैम पहले से। हाँ, और सानू का नहीं हुआ था ना, निकिता का शायद नहीं हुआ था। मैम मेरा हो गया था लेकिन उसमें शो नहीं हो रहा था। हाँ, टेक्निकल अब हो रहा है। तो मैम क्या हम लोग अभी उस टेस्ट, हाँ बोलो बोलो मैम निकिता। दोबारा मैंने दिया नहीं है अच्छा अच्छा, तो वो कल होगा। क्योंकि तो मैं ठीक दे है, चुकी हूँ ना वो टेस्ट। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, तुम दे चुकी हो ना, तुम्हें तो आइडिया है ना इस चीज के बारे में, तुम Yes, चंचल ma'am. मैम से पूछ लेना कि तुम्हें क्या करना है। और फिर हम लोग जो संडे को आ रही है वो डाउट क्लास लगी हुई है, तो ये कुछ बचा रह गया है मियोसिस 2, ये पढ़ लेंगे। और तुम लोगों के अभी तक कोई डाउट्स आए हैं या सब सही चल रहा है? ये टेस्ट डिस्कस करना है क्योंकि भाई 2 घंटे की होती है, तो आप लोगों को कुछ कर भी लेना चाहिए उसमें, टेस्ट डिस्कस। और टेस्ट डिस्कस करने की जरूरत है या हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर देंगे? मैम टेस्ट डिस्कस। टेस्ट डिस्कस सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे किसका क्या आंसर आ रहा है, यस मैम। ठीक है, तो वो भी कर लेंगे और ये मियोसिस भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो ओके, सो अब आज की क्लास हम एंड करते हैं, ठीक है बच्चों, अब वी विल मीट ऑन संडे, थैंक यू मैम। ओके बाय बाय, थैंक यू Bye, मैम। ma'am. बाय। बाय Thank you, मैम। ma'am. वेलकम, बाय बाय।